हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। टोटल 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस हैं। सारे 7 प्रिंसिपल्स हम एग्जांपल्स और कीवर्ड्स के साथ अंडरस्टैंड और लर्न करेंगे। इन प्रिंसिपल्स पे केस स्टडीज आती हैं और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि इस सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा या कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया जा रहा है। तो इन प्रिंसिपल्स में बच्चों हम ये समझेंगे कि कहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है वो इनवैलिड माना जाएगा, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा और किन सर्कमस्टांसेस में इंश्योरर क्लेम या कंपनसेशन पे करने से मना कर सकता है टू द इंश्योर्ड। तो सबसे पहले आप अपने पास ये 7 प्रिंसिपल्स के नाम नोट कर लीजिए। नंबर 1 है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। नंबर 2 है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। नंबर 3 है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। नंबर 6 प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा और प्रॉक्सिमेट कॉज एंड नंबर 7 प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। ये 7 प्रिंसिपल्स हैं। एक एक करके हम ये समझेंगे कि क्या मीनिंग है इस प्रिंसिपल का, उसका एग्जाम्पल लेकर ये देखेंगे कि किस तरह की सर्कमस्टांसेस में क्लेम रिजेक्ट हो सकता है और हर एक प्रिंसिपल में ये समझना जरूरी है कि क्या कंडक्ट होना चाहिए इंश्योरर का और इंश्योर्ड का इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस टू मेक इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो जैसे कि प्रिंसिपल के नाम से ही पता चल रहा है, गुड फेथ। गुड फेथ मतलब कि जब भी कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है दो पार्टीज के बीच में, तो दोनों पार्टीज को एक दूसरे के ऊपर फेथ होना चाहिए। बिल्कुल सेम प्रिंसिपल यहाँ पर इंश्योरेंस में भी अप्लाई होता है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंश्योरेंस में इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंश्योरर एग्री करता है कि वो लॉस कंपनसेट करेगा टू द इंश्योर्ड। उसके बदले में इंश्योर्ड जो है वो प्रीमियम पे करता है और उसको लॉस की कंपनसेशन मिलती है इन द इवेंट ऑफ एनी डैमेज, लॉस और इंजरी। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो दो पार्टीज होती हैं, इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड, दे शुड डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स टू ईच अदर। मतलब जब इंश्योर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है सब्जेक्ट मैटर की, तो वो सब्जेक्ट मैटर या तो प्रॉपर्टी हो सकती है या पर्सन हो सकता है। तो उस प्रॉपर्टी और पर्सन के बारे में जो कुछ भी इंश्योर्ड को पता है, सब कुछ सच सच बताना ये इंश्योर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो प्रीमियम का अमाउंट होता है और जो रिस्क कवर्ड का अमाउंट होता है वो इन्हीं मटेरियल फैक्ट्स पे डिपेंडेंट होता है। जैसे जब इंश्योरेंस पॉलिसी लाइफ की ली जाती है तो प्रीमियम अमाउंट जो इंश्योर्ड को पे करना होता है वो एज पे डिपेंडेंट होता है। जो यंग लोग होते हैं 18, 19, 20 साल के, उनका प्रीमियम अमाउंट कम होता है बिकॉज दे आर मोर हेल्दियर। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है 25 साल, 30 साल, तो प्रीमियम अमाउंट जो है वो बढ़ता जाता है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इंश्योर्ड जानबूझकर अपना गलत एज सर्टिफिकेट देकर अपनी एज कम बता दे ताकि उसे प्रीमियम कम देना पड़े। लेकिन इस केस में वो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ को वायलेट कर रहा है क्योंकि वो मटेरियल फैक्ट्स जो है वो हाइड कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी से। और अगर बाद में इंश्योरर को ये पता लग जाता है कि इसने एज गलत बताई थी सिर्फ इसी वजह से कि इसको प्रीमियम कम पे करना पड़े, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और वो क्लेम देने से मना कर सकता है। एट द सेम टाइम इंश्योरर की भी ये ड्यूटी होती है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं रिलेटेड टू द इंश्योरेंस पॉलिसी वो भी बिल्कुल क्लियरली डिस्क्लोज करे इंश्योर्ड को। कभी कभी इंश्योरर भी बहुत सारी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस को छिपा लेते हैं कि उनको क्लेम ना देना पड़े, लेकिन जब एक्चुअली लॉस होता है और इंश्योर्ड क्लेम करता है तो इंश्योरर डिनाई कर देते हैं कि ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं था क्योंकि उन्होंने ये टर्म्स एंड कंडीशंस इंश्योर्ड को क्लियर नहीं की थी। तो इसका मतलब कि चाहे इंश्योरर हो चाहे इंश्योर्ड हो, दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर गुड फेथ रखना है। इंश्योर्ड को सारे मटेरियल फैक्ट्स बताने होते हैं इंश्योरर को,
और इंश्योरर को सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर करनी होती हैं टू द इंश्योर्ड। अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी ऐसे मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स करेगा या फैक्ट्स को हाइड करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल माना जाएगा। इफ एनी वन पार्टी मतलब चाहे वो इंश्योरर हो चाहे वो इंश्योर्ड हो, hides the material facts, the other party can avoid the contract on the basis of misrepresentation of making the agreement invalid। तो अगर कोई भी एक पार्टी, अगर इंश्योरर कोई फैक्ट हाइड करेगा तो इंश्योर्ड उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट केस कर सकता है। अगर इंश्योर्ड कोई मटेरियल फैक्ट्स हाइड करेगा तो इंश्योरर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। से फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक इंसान को हार्ट प्रॉब्लम है या हार्ट डिजीज है और उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली विदाउट डिस्क्लोजिंग दैट फैक्ट टू द इंश्योरर। लेटर ऑन सपोज अ पर्सन डाइज ऑफ हार्ट अटैक और ये बात इंश्योरर को पता चल जाती है कि एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी भी इंश्योर्ड को ये हार्ट प्रॉब्लम थी और उसी वजह से उसकी डेथ हुई है, तो इंश्योरर क्लेम रिजेक्ट कर सकता है, ही विल नॉट पे द कंपनसेशन। तो इसी तरह से आपको केस स्टडीज आएंगी जहां पर आपको दिया होगा कि या तो इंश्योरर ने कोई मटेरियल फैक्ट्स हाइड करे या इंश्योर्ड ने कोई मटेरियल फैक्ट्स हाइड करे और उसकी वजह से कुछ एक्चुअल लॉस हुआ, तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है वो बिल्कुल इनवैलिड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ को वायलेट किया गया है। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का पहले तो मतलब समझ लीजिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट, पिक्यूनरी इंटरेस्ट। किसी भी सब्जेक्ट मैटर में इंश्योर्ड का इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत ही जरूरी है। और वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है या नहीं है वो कैसे पता लगता है? अगर सब्जेक्ट मैटर की एग्जिस्टेंस से इंश्योर्ड को मॉनेटरी गेन हो रहा है और सब्जेक्ट मैटर की नॉन एग्जिस्टेंस से उसको मॉनेटरी लॉस हो रहा है, इसका मतलब उसका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। सो इंश्योर्ड कैन टेक द पॉलिसी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ओनली इफ ही हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट, दैट इज द पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन इट। तो सब्जेक्ट मैटर में अगर इंश्योर्ड का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है तभी वो इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है। और इंश्योरेबल इंटरेस्ट की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इट रिजल्ट्स इन द फाइनेंशियल लॉस एंड सेफ्टी ऑफ इट एंड इट्स एग्जिस्टेंस इज बेनिफिशियल टू हिम। ये डेफिनेशन है इंश्योरेबल इंटरेस्ट की और ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना जरूरी है हर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में, लेकिन टाइम अलग अलग है। ये टाइम आप अपने पास नोट कर लीजिए कि लाइफ इंश्योरेंस में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो प्रेजेंट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। मतलब अगर 2024 में इंश्योर्ड पॉलिसी ले रहा है उस टाइम लाइफ ऑफ अ पर्सन जिसकी वो पॉलिसी ले रहा है उसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। मैरीन इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ द लॉस। अगर इंश्योर्ड कोई मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है तो आज अगर उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है या नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब लॉस हो उस टाइम इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। से फॉर एग्जांपल कि अगर मैं सप्लायर ऑफ गुड्स हूं और मुझे ऑर्डर मिला कि मुझे गुड्स प्रोड्यूस करके सेल करने हैं, तो मुझे वो 3 महीने बाद जो है शिपमेंट के थ्रू भेजने हैं, तो मैंने उस शिपमेंट की इंश्योरेंस ले रखी है। तो अभी तो मैंने गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं करे हैं और वो प्रोड्यूस होने के बाद शिप्ड किए जाएंगे, तो मैंने आज पॉलिसी ले ली तो वो पॉलिसी वैलिड मानी जाएगी क्योंकि मैंने वो पॉलिसी चाहे 3 महीने बाद की ली है। तो जिन प्रोडक्ट्स की मैंने पॉलिसी ली है क्योंकि उन प्रोडक्ट्स की अभी प्रोडक्शन ही नहीं हुई है, तो एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी तो मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ही नहीं, लेकिन जब मैं प्रोड्यूस करके उसे शिप करूंगी और जब वो ट्रांजिट में होंगे, रास्ते में होंगे, उस टाइम की मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो मेरा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी जब मैरीन पॉलिसी होती है तो उसमें लॉस के टाइम या मिसहैपनिंग के टाइम उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी होता है। और फायर इंश्योरेंस के केस में बोथ वाइल टेकिंग द पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ द लॉस। अगर मेरे गुड्स फैक्ट्री में रखे हुए हैं और मैंने फैक्ट्री के अगेंस्ट या गुड्स के अगेंस्ट फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो आज भी मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए और जब लॉस हो तब भी मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो आपको इस प्रिंसिपल में क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना जरूरी होता है हर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में।
दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ये जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो होता क्या है कि सब्जेक्ट मैटर की एग्जिस्टेंस से इंश्योर्ड को फायदा हो रहा है और उसकी डिस्ट्रक्शन से उसे फाइनेंशियल लॉस होगा, तो उसका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। लेकिन तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो प्रेजेंस ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो हर एक कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग है। लाइफ इंश्योरेंस में एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, मैरीन इंश्योरेंस में एट द टाइम ऑफ लॉस एंड फायर इंश्योरेंस में बोथ एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ द लॉस। तो इससे रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल कि एक इंश्योर्ड ने अपनी कार की इंश्योरेंस पॉलिसी ली, सो एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी वो कार का ओनर है और उसने 1 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर ही उसने वो कार बेच दी और कार बेचने के बाद उस कार का एक्सीडेंट होता है। तो क्योंकि एट द टाइम ऑफ लॉस उसका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसका ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो चुकी, अब उसकी डिस्ट्रक्शन से किसका नुकसान होगा? जिसने उसे खरीदा है। तो जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी कराई थी उसको क्लेम नहीं मिलेगा, बल्कि जिसने कार खरीद ली है उसको क्लेम मिलेगा। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना बहुत ही जरूरी है हर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए, इंडेमनिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इंडेमनिटी का मतलब होता है टू कंपनसेट। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि कितना कंपनसेशन इंश्योरर को देना पड़ता है। द इंश्योर्ड कैन गेट द कंपनसेशन इक्वल टू एक्चुअल लॉस और द पॉलिसी अमाउंट। मान लीजिए कि 1 लाख की पॉलिसी ले रखी है इंश्योर्ड ने, लेकिन एक्चुअल लॉस जो है वो सिर्फ 70,000 का हुआ, तो जो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कंपनसेट करेगी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, वो सिर्फ 70,000 कंपनसेट करेगी, पूरा पॉलिसी अमाउंट का कंपनसेशन वो नहीं देगी। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में यही बताया गया है कि कंपनसेशन जो है वो एक्चुअल लॉस या पॉलिसी अमाउंट उसमें से जो भी कम होगा वही पे करेगी। क्योंकि अगर एक्चुअल लॉस पॉलिसी अमाउंट से ज्यादा होगा तो भी नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि एक्चुअल लॉस जो है वो 1,20,000 हो जाए और पॉलिसी सिर्फ 1 लाख की ले रखी है, तो इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख देगी, क्योंकि जो पॉलिसी अमाउंट या जो एक्चुअल लॉस है उसमें से जो कम होगा उतना ही कंपनसेशन मिलेगा। लॉजिक क्या है? इंश्योर्ड इज नॉट अलाउड टू मेक एनी प्रॉफिट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है वो प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता, बल्कि लॉस को कंपनसेट करने के लिए किया जाता है। तो इसीलिए इंश्योर्ड को कभी फायदा नहीं होना चाहिए, हाँ उसको नुकसान भी नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंश्योरर to put the insured in the same financial position where he was before the loss। मतलब उसको सेम फाइनेंशियल पोजीशन में लाने की इंश्योरर की ड्यूटी है, प्रॉफिट पहुंचाने की इंश्योरर की ड्यूटी नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में आपको क्या याद रखना है कि कंपनसेशन या तो एक्चुअल लॉस होगा या पॉलिसी अमाउंट होगा, उन दोनों में से जो कम अमाउंट होगा उतना ही कंपनसेशन मिलेगा, उससे ज्यादा कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो आप कई तरह के एग्जांपल्स ले सकते हैं कि पॉलिसी 5 लाख की ले रखी है, लेकिन गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए फायर से और गुड्स डिस्ट्रॉय जो है वो 2 लाख के हुए हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम कंपनसेट करेगी? 5 लाख करेगी या 2 लाख करेगी? तो आपका आंसर होगा 2 लाख अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, क्योंकि कंपनसेशन एक्चुअल लॉस के बराबर होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। मैक्सिमम कंपनसेशन पॉलिसी अमाउंट तक हो सकता है, पॉलिसी अमाउंट से ज्यादा कभी भी कंपनसेशन नहीं हो सकता है, और एक्चुअल लॉस के बराबर ही कंपनसेशन दिया जाता है, जो कि डेफिनेटली नॉर्मल केसेस में पॉलिसी अमाउंट से कम होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। ये काफी सिंपल प्रिंसिपल है। कंट्रीब्यूशन वर्ड होता है कंट्रीब्यूट करना। तो अगर इंश्योर्ड ने 2 पॉलिसीज ले रखी है अपने सब्जेक्ट मैटर की, एक से ज्यादा पॉलिसी ले रखी है, तो वो जो सेम सब्जेक्ट मैटर की उसने ज्यादा पॉलिसीज ले रखी हैं और उसमें कोई लॉस होता है, तो वो कंट्रीब्यूट किया जाएगा बाय ऑल द इंश्योरर्स। मान लीजिए कि 4 लाख का उसकी सब्जेक्ट मैटर की प्रॉपर्टी है और उसने 2 इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी हैं 2-2 लाख रुपए की, और उसको एक्चुअल लॉस जो है वो 50,000 रुपए का होता है, तो वो 50,000 कंपनी ए से और 50,000 कंपनी बी दोनों कंपनी से रिकवर
नहीं कर सकता है क्योंकि उसने 2-2 लाख की पॉलिसी ले रखी है, तो 25,000 उसे कंपनी ए से कंपनसेशन मिलेगा, 25,000 कंपनी बी से मिलेगा। आपको एक फॉर्मूला जरूर याद करना है उस कंपनसेशन को कैलकुलेट करने का, ये अपने पास नोट कर लीजिए कि जो सम इंश्योर्ड विद द इंश्योरर है, जो एक इंश्योरर के साथ सम इंश्योर्ड है, जैसे मैंने बताया 2-2 लाख की 2 पॉलिसीज हैं, तो एक इंश्योरर के साथ सम इंश्योर्ड हो गया 2 लाख, टोटल इंश्योरेंस हो गई 4 लाख की, मल्टीप्लाइड बाय द लॉस 50,000, तो 2 लाख अपॉन 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 50,000 25,000। तो इस तरह से ये फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल किया जाता है टू कैलकुलेट द कंपनसेशन दैट इज टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच इंश्योरर। तो जब भी कभी लॉस होगा इंश्योर्ड को, उस केस में जहां उसने 2 या 2 से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी हैं, तो हर इंश्योरर से उसे लॉस कंपनसेशन नहीं मिलेगा, उसको लॉस का कंपनसेशन इस फॉर्मूले के हिसाब से मिलेगा। सारे इंश्योरर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे उस लॉस को इन द रेशियो ऑफ द पॉलिसी टेकन बाय द ईच इंश्योरर। तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और ये पॉइंट याद रखना है कि कितना कंपनसेशन जो है हर एक इंश्योरर कंट्रीब्यूट करेगा अगर एक से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योर्ड ने ले रखी है। तो इसमें भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक सब्जेक्ट मैटर है, 4 लाख रुपए की उसकी वैल्यू है और जो इंश्योर्ड है उसने 3 पॉलिसीज ले रखी हैं, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी से। उसने एक कंपनी से 3 लाख की पॉलिसी ले रखी है, एक कंपनी से 2 लाख की पॉलिसी ले रखी है और एक कंपनी से 1 लाख की पॉलिसी ले रखी है। तो जो रेशियो हो जाएगी वो पॉलिसी की वो हो जाएगी 3:2:1। टोटल पॉलिसी अमाउंट 6 लाख का है, तो जब एक्चुअल लॉस होगा जितने भी अमाउंट का होगा उसका 3/6 कंपनी ए पे करेगी, 2/6 कंपनी बी पे करेगी और 1/6 कंपनी सी पे करेगी। इस तरह से लॉस को कंट्रीब्यूट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, इसको प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें बताया गया है कि आफ्टर कंपनसेटिंग द लॉस टू द इंश्योर्ड, the rights of the insured on the subject matter are passed on to the insurer। मतलब ये है कि जिस सब्जेक्ट मैटर की इंश्योर्ड ने पॉलिसी ले रखी है, मान लीजिए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है अगेंस्ट द गुड्स इन द गोडाउन, तो वो 5 लाख की पॉलिसी है और गोडाउन में फायर ब्रेकआउट हो गई, 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया और उस 2 लाख का कंपनसेशन इंश्योर्ड को मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से। तो अब वो जो 2 लाख रुपए का कंपनसेशन मिला और उससे रिलेटेड कुछ गुड्स अभी भी सेमी बर्न्ड हालत में या कुछ टूटे फूटे गुड्स जो है वो बचे हुए हैं, अब उन गुड्स का ओनरशिप राइट किसका हो जाएगा? इंश्योरर का हो जाएगा। तो जो राइट्स ऑफ द इंश्योर्ड थे वो किसको पास ऑन हो गए, किसको सब्स्टिट्यूट हो गए? टू द इंश्योरर अबाउट द सब्जेक्ट मैटर जिसकी कंपनसेशन इंश्योर्ड को मिल चुकी है। यहां पर किस तरह के केस स्टडीज या एग्जांपल्स आएंगे कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 5 लाख की पॉलिसी ले रखी थी, 2 लाख रुपए तक के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए और उसको कंपनसेशन भी मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से। तो अब इंश्योर्ड ऐसा नहीं कर सकता कि बचे हुए गुड्स को बेचकर वो पैसा और रिकवर कर ले, क्योंकि अभी हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में दैट इंश्योर्ड इज नॉट अलाउड टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो उसको 2 लाख का क्लेम भी मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से और बचे हुए गुड्स भी उसने 50,000 के बेच दिए, तो लॉस तो उसे 2 लाख का हुआ और रिकवर कर रहा है वो 2.5 लाख। ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिस सब्जेक्ट मैटर की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है इंश्योर्ड ने, वो सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया और उसकी कंपनसेशन उसे मिल गई है, तो क्या वो जो बचा हुआ सब्जेक्ट मैटर है उसको बेचकर वो पैसा रिकवर कर सकता है या उसका राइट इंश्योरर के पास चला जाएगा? तो आपका आंसर होगा उसका राइट इंश्योरर के पास चला जाएगा। लेकिन इस केस में आप याद रखेंगे कि ये जो प्रिंसिपल है वो लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर किसी की लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और उसकी डेथ पर या मैच्योरिटी पर क्लेम मिल जाता है इंश्योरेंस कंपनी से, तो जो पर्सन है उसकी ओनरशिप जो है वो इंश्योरर को ट्रांसफर नहीं होगी। इवन इंडेमनिटी में भी प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि हमने बताया कि कंपनसेशन एक्चुअल लॉस के बराबर होती है। तो जहां गुड्स होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, वहां तो एक्चुअल लॉस कैलकुलेट करना आसान होता है, लेकिन लाइफ ऑफ अ पर्सन जो है वो इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट नहीं होती है।
तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में जो कंपनसेशन होता है वो इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पॉलिसी होता है, बिकॉज एक्चुअल लॉस कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है. सो इंडेमनिटी प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस. सिमिलरली द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ऑल्सो डज नॉट अप्लाई टू द लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि लाइफ की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर नहीं होती है इंश्योरर को, लेकिन जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसकी ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाती है इंश्योरर को आफ्टर पेइंग द कंपनसेशन. तो जितने भी बचे हुए जो गुड्स हैं जिसका कंपनसेशन मिल चुका है, सिर्फ उसी की ओनरशिप ट्रांसफर होगी इंश्योरर को. नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा और द प्रॉक्सिमेट कॉज. इफ द लॉस इज ड्यू टू 2 or more causes, the insurer is liable to pay only for the proximate cause, not the remote cause. कभी कभी तो लॉस का जो वजह है वो बहुत ही क्लियरली विजिबल होती है जिसकी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होती है. मान लीजिए कि गुड्स जो हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि शिपमेंट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर जाने, एक पोर्ट से दूसरी जगह पर जाने, तो पानी के अगेंस्ट जो है वो इंश्योर्ड ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है कि रास्ते में पानी की वजह से कोई भी नुकसान होगा, उसका इंश्योरेंस क्लेम वो रिकवर कर सकता है इंश्योरर से. तो कभी कभी ऐसा होता है कि नुकसान जो है उसके 1 या 2 कारण की वजह से नुकसान होता है. तो उस केस में क्या देखा जाएगा कि जो अदर कॉजेज हैं वो क्या रिमोट कॉजेज हैं या वो प्रॉक्सिमेट कॉजेज हैं. अगर वो प्रॉक्सिमेट कॉजेज हैं, मतलब मिलते जुलते हैं, पानी की वजह से ही नुकसान हुआ है, उससे मिलते जुलते ही कॉजेज हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी. लेकिन अगर नुकसान किसी ऐसे रीजन की वजह से हो गया जो बिल्कुल पानी या पानी से मिलता जुलता नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट नहीं करेगी. यहां पर एक एग्जांपल ध्यान से सुनिए. सपोज कि जब रास्ते में सामान जा रहा है, शिप्स जो है वो कोलाइड हो गई, कोलाइड होने से शिप्स में पानी भर गया और फिर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए. तो यहां पर एक्चुअली 2 रीजंस की वजह से लॉस हुआ, शिप का कोलिजन और फिर पानी भरना. लेकिन एक्चुअल लॉस जो है वो क्योंकि पानी भरने से हुआ, तो कोलिजन को भी प्रॉक्सिमेट कॉज माना जाएगा. लेकिन अगर इसी सर्कमस्टांस में आपको दे रखा है कि 2 शिप्स कोलाइड हो गई और पानी नहीं भरा शिप्स में, और कोलाइड होने की वजह से उन शिप्स को एक दूसरे से अलग करने में थोड़ा टाइम लग गया और डिले की वजह से गुड्स खराब हो गए, तो यहाँ पे जो डिले की वजह से लॉस होगा उसको इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये लॉस जो है वो वाटर से रिलेटेड नहीं हुआ, ना ही उससे मिलता जुलता है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर देगी. तो सिंपली आपको इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अलग अलग सर्कमस्टांसेस दी होंगी. तो अगर आपको ये दिखाई दे रहा है कि प्रॉक्सिमेट कॉज की वजह से नुकसान हुआ है, तो आप आंसर लिखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा, और अगर रिमोट कॉज की वजह से नुकसान हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस. मिटिगेशन का मतलब होता है मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस. तो insured can claim the compensation for the losses if the loss arises due to the reasons beyond the control of the insured and insured has taken the sufficient steps to minimize the loss and he has taken the sufficient steps to protect the property from the damage. मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर इंश्योर्ड ने किसी भी सब्जेक्ट मैटर की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो ये उसकी ड्यूटी बनती है कि उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करे. वो ऐसा ना करे कि मैंने तो इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी ले ही रखी है, तो अब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसको प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि मुझे तो इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा अगर लॉस हुआ तो. लेकिन यहाँ पर यही बता रखा है कि वो क्लेम कब मिलेगा, अगर वो उस प्रॉपर्टी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, और उसको तभी क्लेम मिलेगा जब जो रीजंस हैं जिनकी वजह से लॉस हुआ है वो उसके कंट्रोल में ही नहीं थे. अगर वो रीजंस उसके कंट्रोल में थे और फिर भी उसने वो स्टेप्स नहीं लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट करने से रिजेक्ट कर सकती है. से फॉर एग्जांपल फायर के अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है फैक्ट्री की, फैक्ट्री में आग लगी
और इंश्योर्ड ने फायर ब्रिगेड से कॉल नहीं की क्योंकि उसे पता है कि कोई बात नहीं, नुकसान होगा तो मुझे सारा का सारा क्लेम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। और अगर इंश्योरेंस कंपनी को इस बात का पता लग जाता है कि सफिशिएंट स्टेप्स नहीं लिए इंश्योर्ड ने जो उसे लेने चाहिए थे, नेग्लिजेंस दिखाई, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना कर सकती है। तो प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस ये कहता है कि हर एक सर्कमस्टांस में इंश्योर्ड को ऑल द पॉसिबल स्टेप्स लेने चाहिए टू मिनिमाइज द लॉस। अगर वो उसने सारे पॉसिबल स्टेप्स लिए लॉस को मिनिमाइज करने के और फिर भी लॉस हो गया, तो उस केस में जितना लॉस हुआ वो इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करेगी। तो बच्चों ये सातों प्रिंसिपल्स जो हैं मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर दिए हैं। जब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे तो इसकी केस स्टडीज भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। सफिशिएंट एग्जांपल हर एक प्रिंसिपल से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है। तो इसी तरह के एग्जांपल्स आपको क्वेश्चन में पूछे जाएंगे और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या इनवैलिड है, कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा या कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, उस प्रिंसिपल से रिलेटेड कोई एग्जांपल बताइए, फर्दर एग्जांपल बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चंस और केस स्टडीज आपको इन प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस से पूछी जा सकती हैं। बच्चों जो टॉपिक है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की डेफिनेशन, उसके एलिमेंट्स और इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, उसका कंपैरिजन डिस्कस करेंगे और पोस्टल सर्विसेज डिस्कस करेंगे। यही दो टॉपिक्स बचे हैं चैप्टर 4 के। So see you next time with the continuation of chapter 4. Till then, goodbye, stay healthy and connected.